शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। यकसीट के ऑफिशियल ऐप पे शाम के 5:05 हुए हैं। आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए। आज आपका नया चैप्टर प्रारंभ होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर किसी भी एग्ज़ाम के नज़रिए से। अलंकार की आप जानते हैं महत्ता को। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होता होगा जिसमें आपका अगर सिलेबस में अलंकार दिया गया है तो वहाँ से 3-4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ना आए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अलंकार। इस टॉपिक को आप कोशिश करिएगा कि एक भी लेक्चर आपका मिस ना हो, ठीक, क्योंकि आप लोगों ने मेजॉरिटी में मांग किया था कि अलंकार टॉपिक को ही पढ़ाया जाए, तो यही टॉपिक पहले हम पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ठीक, आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए, क्लास से जुड़ जाइए, तब फिर बात किया जाए। क्लास में उपस्थित हैं सौरभ यादव, सरिता दिवाकर, राम मिलन राजभर और दीपक यादव, अभिषेक राय। गुड इवनिंग सभी को, और लोग भी जुड़ते चलें। साक्षी मिश्रा, विपिन यादव, गौरव कुमार, राखी, राजेश राणा, सरिता दिवाकर। चलिए, सभी लोगों को शुभ संध्या है। आइए आरंभ करेंगे आज की क्लास को। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है हर सब्जेक्ट को तैयार करना है, हर टॉपिक को तैयार करना है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है आज के समय में अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, नीसू प्रजापति जी, आप रस पर हैं तो रस को और अच्छे से पढ़िए, पूरा रस ले लीजिए। इसके बाद फिर अलंकार भी आगे साथ में पढ़ते रहिए, जिससे कि आपका दोनों टॉपिक कवर हो पाए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आज आपको हम पीडीएफ के जरिए पढ़ाते हैं। बहुत ही डीप लेवल का हमने अलंकार को पढ़ाया था। पिछला जो बैच चला है लेखपाल का, यूपी लेखपाल का बैच चला है, उसमें मैंने अलंकार को बहुत डीप स्तर पर पढ़ाया था। उसी सारी बातों को वो पीडीएफ हमारे पास दरअसल में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, लिखने वाली जो प्रक्रिया हम लोगों की होती है, समय बच जाएगा। आपको हर एक बात, हर एक बिंदु अच्छे से समझाएंगे, पूरा बात एक्सप्लेन करेंगे। केवल आप लोगों को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के लिए जो हम लिखते थे वो प्रक्रिया पहले से लिखी गई है, केवल आपको समझते चलना है। और मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप लोग नोट करिएगा, नोट करके फिर अगले पेज पर बढ़ेंगे और सारी बातों को सीखेंगे। ठीक, जीएस से तो दिमाग खराब हो गया है, सब पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सब पढ़ना पड़ेगा। और ये मानिए कि अगर कोई भी चीज़ छोटी है तो छोटी कुछ भी नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। हासिल करने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई भी विषय ये भी जान लीजिए कि किसी समझ नहीं पाएंगे सर, बताइए इसमें क्या दिक्कत आएगी। देखिए आपके सामने पीडीएफ में करवा सब कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए पीडीएफ यही सब है। देखिए आज के डेट में इतना पढ़ लिया जाएगा, क्लास समाप्त हो जाएगी। और एक पीडीएफ के जरिए अगर आपको सारी बातें नहीं समझ में आएंगी तो क्या दिक्कत है। अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा सा और जल्दी काम होता, नहीं हो पाएंगे तो भाई फिर लिखना ही पड़ेगा। आप लोग पढ़ाएं। हम लिख कर भी पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का जैसा राय रहे। सारी बातें जो लिखेंगे इसमें सब लिखा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, अपने हाथ से ही लिखे, हम ही ने ही पढ़ाया है। अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो फिर यही बात लिखेंगे। लिखने में जो प्रक्रिया लगती है, समय लगता है, उसी बात को पढ़ाने में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। बस फ़ायदा ये है, इस पीडीएफ के जरिए आपको जो 1 घंटे में पढ़ाना रहेगा उसको 40-45 मिनट में कवर कर लिया जाएगा। पूरी बातें और अच्छे से समझाने में समय लगेगा। जल्दी फाइनल बताइए भाई, जल्दी बताइए, नहीं तो फिर शुरू करें वैसे ही जैसे लिख करके पढ़ाते हैं, जैसा आप कहें।
सॉरी, जब कल नहीं आएगा तो बात तो सही है, लेकिन आज का तो बताइए, आज तो हम जल्दी से बताएं, वैसा ही करते हैं। प्रीति यदुवंशी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर, पीडीएफ से पढ़ाइए सर। सही है, सही है। चलिए शुरू करते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, लिख करके पढ़ाएंगे। आइए अलंकार को शुरू करते हैं। अलंकार के बारे में लिखा गया है, देखिए पहले इस पूरे टॉपिक को पढ़ना कैसे है, ठीक है। पहले इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, उसकी सारी बातों को पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इस पूरे चैप्टर को लेकर के चलना कैसे, आगे बढ़ना कैसे है, इस बात को पहले समझने पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले अलंकार का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लिखा गया फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। ध्यान दें, अलंकार को इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इस पूरे चैप्टर का पाठ्यक्रम आपके सामने लिखा गया है। इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी बातें चलेंगी, क्या क्या बातें सीखना है, बहुत डिटेल में ये समझिए। इंडिविजुअल में जो मैटर दिया जाता है, जिनसे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो सारी बातें एक एक करके मैं आज आपको शुरू करूंगा और एक एक बात बताऊंगा। ध्यान देंगे, सबसे पहला बिंदु होगा अध्ययन का, जिसको नाम देंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या भूमिका। आप पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक का, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पहले हम लोग जानेंगे पूरे अलंकार के इतिहास के बारे में। अलंकार कहाँ से जन्मा, कौन इसके जन्मदाता है, सबसे पहला कौन सा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने अलंकार को प्रयोग किया, अलंकार के जन्मदाता कौन है, अलंकार की काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी थी, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार का निर्माण कैसे हुआ है, अलंकार का शुरुआत कहाँ से हुआ, अलंकार के जन्मदाता कौन है, अलंकार को किस किस विद्वानों ने कितनी कितनी संख्या दी है, और कुछ विशेष या मुख्य बातें जो इतिहास के पृष्ठभूमि के नजरिए से या भूमिका में जानना आपको अति आवश्यक है, जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। वो सारी बातें पहले हमारा आपका जानने का बिंदु होगा। तत्पश्चात मैं आपको अलंकार की परिभाषा से अवगत कराऊंगा। इसके बाद फिर आपको आपके सामने आएगा इसकी संख्या कितनी होती है, यानी अलंकार की संख्या कितनी होती है। इसके तीसरे नंबर पर प्रकार की बारे में बात करेंगे, अर्थात प्रकार को बता लेने के बाद प्रकार का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा इस पूरे टॉपिक में। अर्थात प्रकार के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और उस पर दोहे चलेंगे, उसका स्पष्टीकरण चलेगा, उनकी सारी बातों को, हर एक अलंकार को बहुत अच्छे से पूरे डीप लेवल तक, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हम अब इस अलंकार का आया हुआ उदाहरण कर ले जाएंगे, तब तक आपको हम बताते रहेंगे, तब तक उदाहरण से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। तो इस वे में आपका पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। अब बताएं, शुरुआत करते हैं पहला। तो ये आप पाठ्यक्रम नोट करेंगे, ये पाठ्यक्रम की चारों पांचों बातों को पहले नोट करिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहली बात भूमिका पहले सीखेंगे। अलंकार की परिभाषा अध्ययन का दूसरा बिंदु होगा, संख्या जानेंगे, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, और उस प्रकार का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा इस पूरे टॉपिक में। एक बार पहले इसको लिखिएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनको नोट डाउन करिए, पहले सिलेबस बनाइए। सिलेबस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें चलने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ जल्दी से फाइनली कंफर्मेशन आएगा, जल्दी से आप लोगों के जवाब आएंगे कि इतनी बातें नोट हो गई हैं, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। और यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत ऐसी बात में नज़र आई, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई जिसके लिए आप कहते हैं कि बार बार मान लीजिए पीडीएफ से ना पढ़ाइए। हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत होगी तो आज बता दीजिएगा, कल से हम लिख करके पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज केवल पढ़ लीजिए। जी सर, नोट हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा पेज। एक एक बात इसमें जो लिखी गई है मैं आपको कितनी बार बताऊंगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिखा गया कि आपके नॉलेज के नज़रिए से भी और परीक्षा के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अलंकार के बारे में मैंने आपके सामने लिखा है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये बना कैसे है, अर्थात इसकी संरचना कैसे की गई, इसकी बनावट कैसे की गई, वो आपके सामने लिखा गया है। तो ध्यान देंगे, ठीक देखें, निर्माण की बात करें अगर यहां पर, तो ध्यान ये दीजिएगा, ध्यान देंगे, निर्माण के तौर पर बताया गया कि
अलंकार का जो निर्माण हुआ है, अलंकार की जो संरचना बनाई गई है, उसके पीछे की पूरी कहानी। अलंकार शब्द आप संधि पढ़ चुके हैं। आपको अगर माँ से संबंधित नियम जो पढ़ाया था हमने, अगर याद हो तो बताएं। माँ से संबंधित नियम हमने ये बताया था कि जब कभी भी प्लस के पहले माँ आए और प्लस के बाद में माँ को छोड़ करके डिफरेंट में कोई भी व्यंजन आता है, का से लेकर के ज्ञा तक, तो ऐसी परिस्थिति में प्लस के बाद आए हुए डिफरेंट टाइप के व्यंजन की वजह से प्लस के पहले आया हुआ जो माँ होता है उसको अनुस्वार में चेंज करते हैं। अनुस्वार में चेंज करने के तुरंत बाद अनुस्वार के ठीक पहले वाले वर्ड पर ले जाकर के लगा देते हैं और पूरी संरचना जो बनती है उसको व्यंजन संधि नाम दिया जाता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि अलंकार का निर्माण कब कैसे हुआ है, तो ध्यान देंगे अलंकार का निर्माण दो शब्द के आपस में मिलने से हुआ। आपके सामने लिखा गया है अलम प्लस कार मिल करके बनता क्या है, अलंकार। ध्यान दें इस माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये संकेत है कि माँ के नीचे हलंत लगने से आशय है कि माँ पूरा नहीं है, अर्थात व्यंजन रूप में है। और ठीक यही संरचना आपको व्यंजन संधि पढ़ाते समय हमने बताया था, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 की बात अभी आपको पूछा जाए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको 75 बार हमने पूरे क्लास में याद करवाया होगा और एक एक बच्चे के दिमाग में रट गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। 2 नियम था माँ से संबंधित नियम। यदि प्लस के पहले भी माँ रहे और प्लस के बाद भी माँ रहे तो दोनों माँ को कौन अलग कर सकता है, साथ में मिला करके रखेंगे। प्लस को केवल गायब करना रहता था और प्लस के पहले अगर माँ रहे, प्लस के बाद माँ को छोड़ करके कोई व्यंजन रहे, तो ऐसी स्थिति में माँ को चेंज करते थे अनुस्वार में और ले जाकर के लगा देते थे माँ के ठीक पहले वाले वर्ड पर। तो ठीक वही संरचना आपके सामने अलंकार की कार्य करती है, जिसको अलंकार कहते हैं। तो अलंकार शब्द का निर्माण अलम प्लस कार से हुआ। इस अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना और कार का अर्थ होता है करने वाला। अभी भी इसका वास्तविक आशय नहीं निकल पाया है, आगे के स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान देंगे। अब इसके बाद मैटर को आगे बढ़ाते हैं। आभूषण शब्द से पूरा पूरा तात्पर्य आशय नहीं निकलता है, बल्कि इसके आशय को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस आभूषण का तात्पर्य होता है, इस आभूषण का तात्पर्य होता है, मतलब होता है क्या, सौंदर्य से या सुंदरता से। यानी कोई भी सुंदरता या कोई भी आभूषण क्या करता है, किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज की शोभा बढ़ाने का ही काम करता है। जैसे आभूषण की बात करें, आभूषण या गहना हमेशा ज्यादातर आप देखते हैं कि स्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का आशय ये होता है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो आभूषण श्रृंगार करता है तो वो अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आभूषण का सहारा लेता है। तो ठीक वही बात अब इसको जब हम काव्य में करेंगे, अब वास्तव में वहां आदमी या कोई भी मनुष्य की जाति अच्छा दिखने के प्रयास में रहता है, लेकिन अब की बार जो सौंदर्य बढ़ रहा है वो किसका बढ़ेगा, काव्य का बढ़ेगा, अर्थात भाषा के काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने की बात की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे सौंदर्य या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को ही क्या नाम देते हैं, अलंकार नाम देते हैं। आपके ठीक सामने लिखा गया है आभूषण शब्द का यहाँ पर मतलब है सौंदर्य या सुंदरता से, और करने वाला से आशय है बढ़ाने वाला। अब पूरी बात को अगर मैच करा देंगे तो पूरा वास्तविक मतलब निकल करके आता है अलंकार का। आपकी एक एक सतह बाय सतह यानी स्टेप बाय स्टेप पूरी बातें आपके सामने लिखी गई हैं कि अलंकार शब्द का निर्माण अलम प्लस कार से हुआ। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता करने वाला या बढ़ाने वाला। आभूषण शब्द का आशय होता है सौंदर्य या सुंदरता से, और करने वाला से आशय निकलता है बढ़ाने वाला। यानी इसी को मिला देंगे तो आप प्रायः ये परिभाषा पढ़ते आए हैं बचपन से, कक्षा 6 से, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व को ही नाम क्या दिया जाता है, अलंकार नाम दिया जाता है। वो सामने आपके परिभाषा में भी कहीं ना कहीं आगे चल करके लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपके अध्ययन के बिंदु में वो दूसरे तीसरे नंबर पर लिखा गया है। तो ये बात निर्माण की सारी संरचना की बात आप समझ पाए, उम्मीद मैं करूंगा कि पूरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाएगा कि शाब्दिक अर्थ अलंकार का क्या होता है, तो आप 3 चीज बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन में आ सकता है आभूषण, आपके सामने ऑप्शन में आ सकता है गहना, आपके सामने ऑप्शन में आ सकता है सौंदर्य। इन तीनों में से कोई भी बात लिखे कहने का आशय उसका एक ही है, यानी शाब्दिक अर्थ अलंकार का होता है आभूषण, गहना या फिर सौंदर्य। अगली बात अब यहां से मैं शुरू करूंगा, एक बार बताएंगे क्या यहां तक की बातें पूरी बात समझ पाए हैं। अब यहां से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बातें स्टार्ट होने चल रही हैं।
निर्माण को जान लेने के बाद अब हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कदम रखने चल रहे हैं। और ये सब बात एक भी नोट करने में पीछे ना रहिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में ये प्रश्न सब बार बार आते हैं। इसको जितनी आसानी से समझेंगे और जितनी बातों को नोट करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, कमांड उतना ज्यादा बनेगा। अगर अलंकार की भूमिका में पढ़ाना शुरू करूं तो अगले 5 दिन तक यहीं खड़े होकर के पढ़ा सकता हूं, लेकिन उस ज्ञान का क्या मतलब। हमें बल्कि उस काम को करना है, हमें उस कूड़े कचरे में से उस काम की चीजों को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है और उठाना है, जो आपकी परीक्षा के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, ज्यादा ना पढ़ना पड़े। उसके लिए तो काम की चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है उनकी बातों को तो निकालना ही पड़ेगा। अर्थात इसकी पूरे बातों को अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं तो बहुत बातें हैं, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण जो आपके सामने है वो आपके सामने लिखे गए हैं। ध्यान देंगे अब इसके बाद की बात। प्रवर्तक का मतलब होता है प्रतिष्ठापक। प्रतिष्ठापक को और सरल शब्द में कहें तो जन्मदाता कहते हैं। तो बात किया जाए अलंकार के प्रवर्तक किसे कहते हैं, अलंकार की प्रतिष्ठापना किसने की थी, अलंकार की रचना किसने की थी, अलंकार की जन्मदाता कौन है, बात को सुनेंगे। स्पष्ट कर तरीके से लिखा गया, बात है 6वीं शताब्दी के आसपास। अगर मैं बात करूं शताब्दी कब से शुरू होता है, तो आप जानते हैं ईसा मसीह के जन्मदिन के साल से शुरू होता है ईसा या ईसवी। उसके पहले 6वीं शताब्दी, उसके बाद के 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। बताया यह गया कि 6वीं शताब्दी में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम है आचार्य भामा। आचार्य भामा की एक पुस्तक थी जिसका नाम था काव्य अलंकार। इस काव्य अलंकार में उन्होंने 38 अलंकारों की चर्चा की थी और वास्तव में अलंकार की प्रतिष्ठापना उन्हीं व्यक्ति के द्वारा पूरी क्रेडिट जाती है उन्हीं को, अर्थात पूरा सारा क्रेडिट उठा करके दे दिया जाता है किसको, आचार्य भामा को। आचार्य भामा ने, इनकी पुस्तक का नाम भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कहां से ये शुरुआत किए थे और अलंकारों की कितने अलंकारों की चर्चा किए थे, सबसे पहले अलंकार जब जन्मा तो उस पुस्तक में वर्णन करना शुरू किया था अगर किसी व्यक्ति ने, तो नाम आता है आचार्य भामा का। उनकी पुस्तक का नाम था काव्य अलंकार और ये बात थी 6वीं शताब्दी में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक में उन्होंने कुल 38 अलंकारों पर चर्चा की थी। अर्थात कभी भी आपसे पूछा जाए कि अलंकार के जन्मदाता, अलंकार के प्रतिष्ठापक, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, तो आपको नाम लेना है आचार्य भामा का। ठीक है, इसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसी व्यक्ति ने, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएसआई में आपके प्रश्न बना है, अलर्ट रहिएगा। ये प्रश्न आपके यूपीपी में देखने को मिल सकता है। अगर अलग अलग पेपर में, पालियों में पेपर हुआ तो ये बात आपके एग्जाम में टकरा सकती है, इस पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले प्रयोग, अलंकार का सबसे पहले प्रयोग आपसे पूछा गया तो क्या नाम बताएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाता है तो आपको नाम लेना है भरत मुनि का। ठीक यही संरचना हमने रस में भी बताई थी कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने किया था। ठीक वही बात अलंकार के भी सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है, भरत मुनि का ही नाम आता है। और इनकी रचना, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनके ग्रंथ का नाम क्या था, तो आप बताएंगे नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र में यहां से पूछा जाने वाला सबसे टेक्निकल क्वेश्चन ये बन जाता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा की थी उन्होंने और कौन कौन सा अलंकार था। जैसे आपके यूपीएसआई के प्रश्न में, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, लोग को हवा नहीं लगा, लोग समझ नहीं पाए कि क्या प्रश्न पूछा और कहां से उठाया है, तो ध्यान देंगे वो प्रश्न क्या था आपके सामने है। यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यह था कि किस अलंकार का प्रयोग भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नहीं किया था। ध्यान देंगे, पूछा गया कि अलंकार का प्रयोग नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने किस अलंकार का प्रयोग नहीं किया था। आपके सामने यह बात लिखी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे यह बात पूछ ली जाए तो आपको जवाब कैसे देना है, बात को समझेंगे। ध्यान देंगे, पहले 4 अलंकारों से आपको परिचित होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बनाया गया है उपमा, ऑप्शन नंबर बी बनाया गया है रूपक, ऑप्शन नंबर सी बनाया गया है दीपक और ऑप्शन नंबर डी बनाया गया है संदेह अलंकार। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किसका प्रयोग नहीं किया था, यह बात आपसे पूछी जा रही है। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करें, जब आपको यह बात की जानकारी रहेगी कि नाट्य शास्त्र में उन्होंने
हाँ बिल्कुल बच्ची, दोनों चीज़ों को उन्होंने लिखा है और अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में ही वर्णन किया है। तो इस बात की जानकारी रखेंगे कि भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र में प्रयोग किया गया है वो रस का प्रयोग भी किया गया है और अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रस जब पढ़ते हैं तो रस की बात बताई जाती है, अलंकार जब पढ़ा जाता है तो अलंकार की बात बताई जाती है, इंगित की जाती है। तो ध्यान देंगे, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले 4 अलंकारों का प्रयोग किया था। यह प्रश्न इसलिए टफ हो गया क्योंकि आपने चौथे अलंकार का नाम ही नहीं सुना होगा कि यह भी अलंकार का प्रकार होता है और शब्दालंकार या अर्थालंकार के प्रकार के अंतर्गत आता है। अर्थात 4 अलंकार जो अपने पुस्तक या ग्रंथ में वर्णित किए थे, उस चौथे अलंकार से व्यक्ति परिचित नहीं रहता है और खुश होने के लिए ऑप्शन नंबर 1 में डाल देता है और उसी पर व्यक्ति टिक करके तुरंत आप, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें किस पर टिक लगाएंगे, इस प्रश्न का जवाब क्या बताएंगे, आप जरा अपने आप से प्रश्न बताने का प्रयास करिए। अगर मैं पूछूं किस अलंकार का प्रयोग नाट्य शास्त्र में नहीं किया गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है दीपक और चौथा है संदेह। तो व्यक्ति उपमा लगा लेगा, रूपक सोच लेगा, संदेह अलंकार भी सोच सकता है, लेकिन दीपक अलंकार उस पर टिक लगा करके आता है क्योंकि दीपक अलंकार भी अलंकार होता है, व्यक्ति को गेस नहीं होता है और तुरंत वो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करके चला आता है। इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही टफ हो गया था। अब समझेंगे पूरी महत्ता को। इस प्रश्न का सही जवाब है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार कैसे होगा, बात को समझेंगे। संदेह अलंकार के सही होने का कारण बनता है, उसके पीछे की वजह यह है कि अलंकार जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा बताया गया था, उसमें पहले अलंकार का नाम आता है रूपक अलंकार, दूसरे अलंकार का नाम आता है यमक अलंकार, तीसरे अलंकार का नाम आता है उपमा अलंकार और चौथे अलंकार को दीपक अलंकार कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 अलंकारों से तो आप परिचित है, रूपक, यमक और उपमा, लेकिन दीपक अलंकार भी अलंकार होता है। आज जानकारी में अपने बढ़ाइएगा कि चौथा अलंकार भरत मुनि के द्वारा बताया गया था जिसका नाम था दीपक अलंकार। तो ध्यान देंगे, इसमें अलंकारों का जो प्रयोग उन्होंने किया था, उपमा भी किया, रूपक भी किया, दीपक भी किया, लेकिन संदेह अलंकार की चर्चा उन्होंने नहीं की थी। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। संधि की बात करें कि अलंकार में संधि कौन है, तो आप बताएंगे अलम प्लसकार से मिलकर के बना है। संधि का नाम अभी हमने पीछे बताया निर्माण की प्रक्रिया में कि अलम प्लसकार से मिलकर के बना है। प्लस के पहले भी अगर देखें तो व्यंजन है और प्लस के बाद भी व्यंजन। अगर प्लस के पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन, तो ऐसी स्थिति में जो विकार या परिवर्तन होगा उसे नाम व्यंजन संधि देते हैं। इस पेज की लिखी गई हर एक बात को आप समझ पाए और नोट कर पाए। फाइनली आप कंफर्मेशन दीजिए क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत किसी को? अगर ये पेज की लिखी गई सब बात समझ पाए हैं तो नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं, आगे जानकारियों को ऐड करते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको अपने कॉपी में नोट करते चलना है। एक एक फैक्ट भैया नोट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के नज़रिए से। हमने इसको लिख करके मेहनत किया था और आज हम अभी मोबाइल में चेक कर रहे थे तो मिल गया, इस वजह से PDF बना दिया। आज की क्लास में केवल इतनी बातें पढ़ाने में ही समय गुजर जाता, लेकिन इस PDF का फायदा यही होता है कि जानकारी ज़्यादा ग्रहण की जा सकती है एक क्लास में। ठीक, एक बार सभी लोग दोस्त बताएंगे क्या यहाँ तक की बात कंफर्म हो पा रही है? आपको जो जो फैक्ट बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अलंकार का निर्माण अलम प्लसकार से हुआ, जिसका अर्थ होता है आभूषण और करने वाला। आभूषण से आशय या तात्पर्य निकलता सौंदर्य या सुंदरता से, और करने वाला से आशय निकलता है बढ़ाने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व या धर्म या आभूषण होता है उसी को नाम देते हैं अलंकार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना या सौंदर्य। इसके प्रवर्तक या प्रतिष्ठापक आचार्य भामा को माना जाता है। 6वीं शताब्दी के बीच की बात है। काव्य अलंकार नाम की पुस्तक थी उनकी और उन्होंने उनमें 38 अलंकारों की चर्चा कर डाले थे। संधि अगर आपसे पूछा जाएगा अलग से तो आप बताएंगे इसमें व्यंजन संधि है। रूपक, यमक, उपमा और दीपक, ये 4 अलंकार उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में चर्चित किया था। तो इतनी जानकारी यहाँ तक आपको मिलती है। फाइनली जल्दी से कंफर्मेशन मिलना चाहिए। छोड़ेंगे क्लास तो बस्ताएंगे, वादा है ऐसा अलंकार कभी आप पढ़े नहीं होंगे जीवन में। इस बात का आभास अभी आपको नहीं होगा, जब पूरा चैप्टर में पढ़ा दूंगा तो आप खुद बताएंगे, हमारी बात छोड़िएगा। ठीक, एक एक बात स्पष्ट तरीके से बहुत अच्छे से दिमाग में आपके प्रवेश करेगी, क्योंकि तरीका वैसा रहता है कि 3-3, 4-4 बार मैं आपको बताता हूं और चीज़ों को लिंक करता हूं, आगे जानकारी ऐड होगा। अलंकार की अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात चल रही है, आगे बात बढ़ाते हैं। अलंकार को वेद का 7वां अंग माना जाता है।
ये बात डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि वेद का 7वां अंग किस व्यक्ति ने कहा था। अलंकार को वेद का 7वां अंग कहने वाले विद्वान का नाम आता है राजशेखर ने। तो ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि अलंकार का वेद का 7वां अंग किस व्यक्ति ने स्वीकार किया, तो नाम बताएंगे राजशेखर ने। या बात रिवर्स करके पूछी जाए कि राजशेखर ने वेद का कौन सा अंग अलंकार को मांगा था, तो आप बताएंगे 7वां अंग। और बात अगर पूछ लिया जाए राजशेखर के द्वारा 7वां अंग किसको बताया गया, तो आप बताएंगे वेद का 7वां अंग अलंकार को बताया गया है। अगली बात अगर ऐड करें, काव्य शास्त्री परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट। काव्य शास्त्री अलंकार की परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम डिक्टो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, और आपसे पूछा जाएगा वो परिभाषा भी कौन से व्यक्ति ने दिया था, और उस परिभाषा को भी आपसे पूछ सकता है 4 ऑप्शन बना करके। तो आप जानते रहेंगे, क्लियरली आपको पता रहेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। ध्यान देंगे, काव्य शास्त्री परिभाषा अगर किसी व्यक्ति ने दिया तो नाम याद रखेंगे आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी ने सबसे पहले काव्य शास्त्री परिभाषा किसकी दी थी, अलंकार की। किस पुस्तक में दिया था ये भी जानकारी आपको ऐड हो जाएगी, और आज ही के क्लास में आपको आभास हो जाएगा कि अलंकार किस वे में चलने वाला है, और कितनी जानकारी आपको हो जाएगी पूरे अलंकार पे। मास्टर बनेंगे मास्टर अगर आप एक भी क्लास मिस नहीं किए तो, ठीक है। हर एक बात हर व्यक्ति को समझ में आएगी, और जानकारियों का संग्रह है। पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए जब समर्पित चल रही है, तो आप इसको सही दिशा में लेकर के आप पूरा ज्ञान को हासिल करिए, और आप आने वाले एग्जाम में आप अपने रोल नंबर को निर्धारित कर पाइए। तो पूरा बात पढ़ने का प्रयास करिए, एक बार कायदे से काम कर लीजिए, 1000 बार आपको फायदा मिलेगा। ध्यान देंगे, काव्य शास्त्री परिभाषा आचार्य दंडी महोदय के द्वारा दिया गया, और पुस्तक का नाम भी अगर पूछा जाता है तो ये सब जानकारी एक जगह पर कलेक्टेड रूप में सिंगल एक बुक में नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, कई बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के इतनी जानकारी एकत्रित कर पाएंगे। इसलिए नोट में एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। पुस्तक का नाम है काव्यादर्श, और वो अलंकार की परिभाषा अगर किसी व्यक्ति ने दिया था काव्य शास्त्री, तो आचार्य दंडी ने दिया था। और क्या परिभाषा बताए थे, उस परिभाषा को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है, यही परिभाषा दिया था किसने, आचार्य दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में। ध्यान देंगे, इतनी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो, वेद का 7वां अंग माना गया राजशेखर के द्वारा, काव्य शास्त्री परिभाषा दी गई आचार्य दंडी के द्वारा, पुस्तक का नाम था काव्यादर्श, अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है, ये बताई गई उनके द्वारा परिभाषा थी। आगे बात बढ़ाते हैं। आचार्य वामन के अनुसार अलंकार एक परिभाषा और दिया गया, काव्य शास्त्री परिभाषा। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है आचार्य वामन। नाम पहले समझिए, नाम याद करिए। आप सोच सकते हैं कि आप कितना अलंकार में अभी तक जानते थे, और कौन कौन सी जानकारियां आपके सामने आ रही हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। आचार्य वामन के अनुसार बताया गया अलंकार ही सौंदर्य होता है। अगर अलग से अगली बात अगर ऐड किया जाए कि प्रथम अलंकारवादी कवि कौन है, अलंकारवादी का मतलब यह है कि पूरा अलंकार की भावना को प्रदर्शित करने वाले पहले विद्वान को अगर वरीयता दी गई है, तो उस विद्वान का नाम आपसे पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं, रीतिकाल के कवि आचार्य केशवदास जी को अलंकारवादी कवि माना जाता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। अलंकारवादी कवि आचार्य केशवदास जी को कहा जाता है। ये देखिए, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि थे, अर्थात रीतिकाल के प्रतिष्ठापक कवि माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान आता है। और अब की बार संडे को तैयार हो जाइए, आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ाना शुरू करने वाला हूं। आपको इस पूरे महीने में इतना मेहनत करना है कि पूरी हिंदी कवर होगी, और बहुत ही अच्छे से कवर होगी, वादा है। हिंदी साहित्य का इतिहास उस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से जो डर लगता है व्यक्तियों को, वो पूरा समाप्त होगा। पूरा संडे में आपको हर संडे 2.5 घंटे की क्लास अब लूंगा, 3 घंटे की। आपको वहां से कवर करना पड़ेगा, आपके बैच में नहीं पढ़ाया जाएगा, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें आपके यूपीपी लेवल में नहीं पढ़ानी होती हैं। अगर आप चाहेंगे कि हर टॉपिक हमको पढ़ा ही दें, तो आपको पता होना चाहिए, तो फिर हम यूपीपी लेवल का ही पढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोग कहने लगते हैं, जैसे अभी आप पीछे क्लास में चलिए, तो जो बात आपने लास्ट में पढ़ा है हमसे, उसको तो मैं ऑफलाइन बैच में भी नहीं पढ़ाता, लेकिन आपके बैच में जिक्र कर दिया गया तो पढ़ाया गया। जैसे दंडक छंद, घनाक्षरी छंद, उस सब सारी बातों को अगर आपके बैच में बताया जा रहा है, तो चीज़ों को ब्रॉड लेवल पर ले चल रहे हैं, तो भैया कुछ काम आपको स्वतः या अलग ढंग से करना पड़ेगा। जैसे आपको, अगर आपको पता होना चाहिए अलंकार टॉपिक को बहुत विस्तृत वे में पढ़ना है,
पहले बात समझ लीजिएगा, अगर आप कहेंगे कि हमारा सब टॉपिक आप पढ़ाइए जो भी सिलेबस में है, आपको मैं बता दूं कि विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ, मुहावरा हुआ, ठीक है। जूम नहीं होगा भैया। संदेह अलंकार कहां से आया, ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, आपको संदेह अलंकार में इतनी जानकारी और इतना नॉलेज मिलेगा। अभी आप केवल पढ़ते चलिए ना, अभी आपको अलंकार में हमने प्रवेश नहीं कराया, अलंकार की परिभाषा भी नहीं बताई है, अलंकार कौन कौन होते हैं ये भी बात नहीं बताया है, केवल बीच बीच से बातें निकाल रहा हूं जो आपको इतिहास के दृष्टि से जानना अति आवश्यक है। संदेह के बारे में इतनी जानकारी आपको मिलेगी, आने वाले 50,000 एग्जाम्पल को आप कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वो सब हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, आपको हम जब देंगे ना तो एक भी कोई भी दुनिया का किताब उताब उठा करके सॉल्व करिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भौकाल नहीं मार रहा हूं, सामने आपके आएगा धीरे धीरे करके, लेकिन पहले धैर्य बना करके रखिए। जब आप किसी चीज को पहले नहीं सुने हैं, जब आप वही रट रट करके कक्षा 6 वाली 8 10 वाली पढ़ाई करके चले आए हैं, तो कंपटीशन में भैया थोड़ा सा नॉलेज को डीप करना पड़ेगा, तभी कंपटीशन निकलेगा, इस बात का ख्याल रहे, ठीक। अगली बात ध्यान देंगे, तो अगर आपको चाहना है कि वास्तव में हमको डीप लेवल पर पढ़ा दीजिए अलंकार, फिर जीवन में हमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वादा है कि यूपीपी में जो अलंकार मैं पढ़ाऊंगा, यूपीएसआई टीजीटी पीजीटी अध्यापक और प्रवक्ता भी बनने जाएंगे तो सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मिला लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तब फिर बताइएगा कि सर केवल भौकाल बहुत मारते थे आप, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस लेवल की पढ़ाई आपको मेन चैप्टर में करा दी जाए, तो आपको बता दें कि जब तक आप विलोम टॉपिक, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, ये सब टॉपिक में हमारी कोई भूमिका नहीं है भैया। आपको बहुत जिद रहेगी तो मैं आपको यहीं पर पीडीएफ लगा करके पढ़ दूंगा खाली होकर के, बाकी ओवरऑल आपको 3-4 बार 5 बार रीडिंग लगानी होती है, उसमें कोई ट्रिक नहीं है। उसके ज्ञान को, भंडार को बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, जैसे मेरा बढ़ा है तो मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि आपको कौन करना पड़ेगा अच्छे ढंग से। करना क्या है, रीडिंग लगाइए, 100 शब्दों की, 50 शब्दों की आदत डेली बनाइए। 50 शब्द रीडिंग लगा करके उसमें से 20-30 शब्द आपके दिमाग में ऐसे आएंगे सामने जिससे आप परिचित नहीं हैं, उनको नोट डाउन करेंगे, उनको लिखेंगे, बार बार 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे, तब जाकर के वो विषय आसान होगा, तब वो टॉपिक आसान होगा। तो इन सब टॉपिक को आपको काम करना पड़ेगा। साहित्य का जो पोर्शन है वो यूट्यूब पर अगले संडे से स्टार्ट होगा, वहां से कवर करेंगे, तो सारी बातें आपकी कवर हो जाएंगी 1 महीने के अंदर, 15 दिन 20 दिन के अंदर पूरी कोर्स को मैं समाप्त करूंगा। अर्थात जितना जल्दी आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आप रिवीजन करने की प्रक्रिया में होगे, तुरंत मैं आपको साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक। आपका ये क्लास जैसे ओवर होगा तुरंत शुरू होगा ब्रह्मास्त्र सीरीज, तब इसके बाद धड़ाधड़ आप प्रैक्टिस करिए, एक एक टॉपिक डेली हम लोग तैयार करेंगे और उस पर 100 50 60 प्रश्नों की सीरीज लेकर के मैं आपको यूट्यूब पर मिलूंगा। आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे, अपने ताकत को मजबूत करेंगे, ठीक। तो पूरी बात आप समझ पाए, एक बार फाइनली कंफर्मेशन दीजिए। हाँ, अब आपको कौन सी बात नहीं समझ में आई, अलंकार की दृष्टि से जैसे वेदों की संख्या 4 है, लेकिन उसी वेदों में अलंकार को 7वां अंग माना जाता है, 4 भाग होता है, उसी 4 भाग में से चौथे का 7वां अंग मान लिया गया है, किसको, अलंकार को। अलंकार के नजरिए से अगर आपको बात पूछा जाए कि क्या इसमें कोई बात वेद से टकराती है, तो आप बताएंगे कि वेद का 7वें अंग का वरीयता मिलता है, किसको, अलंकार को। इस बात का ख्याल रखेंगे। और जिसमें संदेह अलंकार की बात को किया है, संदेह अलंकार आगे चल करके इतना मैं बताऊंगा कि आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। अगली बात, अब यहां तक बात कंफर्म है, स्पष्ट है ना। अब इसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। आपसे पूछा जाए कि अलंकार आचार्य वामन के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई, तो आप बताएंगे अलंकार ही सौंदर्य है, ये बात उन्होंने बताया था। प्रथम अलंकारवादी कवि अगर आपसे पूछा जाए तो भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, अलंकारवादी कवि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नाम बताएंगे आचार्य केशवदास जी का। आपसे अलग से पूछ लिया जाता है ये कौन से कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। ये रीतिकाल क्या है, साहित्य में पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। कठिन काव्य का प्रेत को इनको संज्ञा दी जाती है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कठिन काव्य का प्रेत किस विद्वान को कहते हैं, तो आप बताएंगे आचार्य केशवदास जी को। उपमा अलंकार को अलंकार की जननी कहा जाता है। जैसे अलंकार आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे तो शब्द अलंकार और अर्थालंकार 2 प्रकार मिलने वाला है। अलंकार का दूसरा प्रकार परीक्षा के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अर्थालंकार। और अर्थालंकार में अगर आप उपमा अलंकार को समझ गए, उपमा अलंकार के 2 अंग को समझ गए,
तो आपकी मुट्ठी में कई अलंकार मैं आपको करके दिखाऊंगा और यहीं पर आपके सामने बोर्ड पर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जो अर्थालंकार का आपने नाम नहीं सुना होगा। 12 से 15 अलंकार आपके दिमाग में तुरंत प्रवेश करेगा, उसकी एक एक बात को नब्ज में खून में आपके दौड़ेगा। ठीक, तो अगली बात अगर आपसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार को अलंकार की जननी माना जाता है, माता माना जाता है, सबसे मेन तत्व माना जाता है, तो ये बात किसने बताई थी? तो फिर विद्वान का नाम याद रखेंगे, राजशेखर ने। ये ध्यान रखिएगा, अर्थ अलंकार को उपमा अलंकार को अर्थ अलंकार का प्राण कहा जाता है, सबसे मेन तत्व कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। ये भी बात अगर किसी व्यक्ति ने बताई थी तो राजशेखर विद्वान को क्रेडिट जाता है। इतनी बातें जान लेने के बाद फिर इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर आपका दिमाग चकराएगा। इतनी बातें पहले नोट करिए, हर एक बात को समझ पाए, जल्दी से बताइएगा। लेक्चर को मैं लेक्चर नोट में नोट भी करवा दूंगा, साक्षी मिश्रा नोट करवा दूंगा। लोड ये पीडीएफ लोड कर दीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ लोड हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिएगा, केवल पहले पूरी बातों को समझिए। एक बार सभी लोग कंफर्मेशन दीजिएगा, इस पेज की सारी बातें समझ में आ गई हैं। उस्मा नहीं है, उपमा है भैया। पहली बात क्या बताएं, उपमा अलंकार है, अलग से मैं लिख रहा हूं इसको। चलिए आज केवल समझ लीजिए, कल से आपको लिख करके मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैटर छोटा हो जा रहा है। ये वहां पर उस समय बड़ा लिखा गया था, इस पीडीएफ को इतना पीडीएफ ये कट गया है, यानी ये छोटा कर दिया है। इसका बड़ा करने का कोई उपाय नहीं है, वो तो रहा है यार। चलिए अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, इस पेज की सारी बातें समझ लेने के बाद अब यहां से आपको अगली बात ध्यान देंगे क्या ऐड करना है। हाँ पीडीएफ लग जाएगा भैया, परेशान ना होइए। अलंकार का सर्वप्रथम देखें क्या लिखा गया है। सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन किस व्यक्ति ने किया था, यानी अलंकार को विज्ञान की तरह बिहेव करने वाला किसी व्यक्ति ने बताया था, तो वो विद्वान का नाम भी आपसे पूछा जाता है। विद्वान का नाम याद रखेंगे। विवेचन अगर किसी व्यक्ति ने किया तो नाम आता है रुद्रट महोदय का, ठीक है, रुद्रट महोदय। यहां पर भी मैं डलवा दूंगा, ध्यान से सुनेंगे। आपके उस पर भी चला जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, एक्सीट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं अभी क्लास के जस्ट बाद नहीं तो 7-8 बजे रात को मैं आपको पीडीएफ वहां पर भेज दूंगा, नजर बनाए रखिएगा। वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आपके लेक्चर नोट में भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जहां से आप पढ़ पाइए, ठीक। सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन रुद्रट महोदय ने किया। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कंफ्यूजन वाली, ध्यान देंगे। कठिन काव्य का प्रेत लिखा गया है, प्रेत, भूत प्रेत वाली बात ध्यान देंगे। अगर आपसे मैं पूछूं अलंकारों की संख्या कितनी है, तो आप सामान्यतः हर व्यक्ति, मैं जितनी भी क्लास में पढ़ाया हूं, सामान्यतः लोगों के द्वारा यही जवाब आता है। कोई 2 बताता है, कोई 3 बताता है, कोई कहता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। कोई उभया अलंकार नहीं बताता है तो 2 अलंकार बताता है, शब्दा और अर्थालंकार। तो ध्यान रखिएगा, अलंकारों की संख्या आज तक विद्वानों ने किसी भी प्रकार से निर्धारित नहीं की है। कितने को मान्यता दी जाए ये डाउटफुल है, उसके पीछे की पूरी वजह आपके सामने डिटेल में मैंने लिखा है, एक जगह पर फिर ये मैटर नहीं पाएंगे। आइए, अलंकार की संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसके पीछे की एक बड़ी वजह है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसकी संख्या को अलग अलग बताया है। और ध्यान दीजिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है और अलग अलग तरीके से बताया है। ध्यान देंगे, पहले नाम आता है भरत मुनि का। अभी पीछे आपको बताया गया अलंकार की संख्या इन्होंने कितनी बताई, तो 4 बताई, आपके सामने लिखा गया 4। कुंतक महोदय ने अलंकार की संख्या 20 मानी है, 20। अगली बात, तो आपसे पूछा जाए कि कुंतक महोदय ने, आचार्य कुंतक ने कितने अलंकारों को माना है, तो आप बताएंगे 20। भामह ने कितने अलंकारों को माना है, तो आप बताएंगे 38। आचार्य दंडी ने 39 अलंकारों की संख्या बताई है। आचार्य वामन ने 32 अलंकारों की संख्या बताई है। आचार्य उद्भट जी ने 41 अलंकारों की संख्या बताई है। अगली बात, आचार्य मम्मट ने अलंकारों की संख्या 67 बताई है। जयदेव ने
आचार्य जयदेव एक विद्वान का नाम आता है, इन्होंने कितने अलंकार बताए हैं? 100 अलंकार। आचार्य भूषण ने 105 अलंकार का वर्णन किया है। और ध्यान रखेंगे लास्ट विद्वान का नाम आता है जगन्नाथ महोदय जी ने 161 अलंकार के कुल प्रकार और संख्या बताया है। तो जब अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई हैं तो कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि अलंकार की संख्या कितनी होती है? तो कभी भी 2, 3, 4 जो बताते हैं वो वास्तव में दरअसल में संख्या नहीं होती है, दरअसल में वो प्रकार होता है। तो प्रकार अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। संख्या कोई एग्जैक्ट तरीके से नहीं बताई जा सकती, बल्कि आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर आप किस विद्वान के अनुसार अलंकार की संख्या जानना चाहते हैं। अगर नाम लिया जाएगा भामा ने कितने अलंकार की संख्या मानी है तो आप बताएंगे 38। जगन्नाथ ने कितना बताया तो आप बताएंगे उनके अनुसार 161 अलंकार होते हैं। ठीक, तो इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। हमें लगता है ये पीडीएफ आखिरी पेज था और देखिए ये क्लास खत्म हो जाता है। पीडीएफ लगाने से यही फायदा है कि यही पूरा आपको 1 घंटा 5 मिनट लगता और 15-20 मिनट समय बच गया। तो ध्यान देंगे और इसके बाद मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, गर्मी इतनी भीषण है कि प्रयागराज में अब अपना भीषण रूप दिखाना शुरू किया है गर्मी, और अब वास्तव में पढ़ाने में मजा भी आएगा। ठीक है, और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा, तो पूरा तैयार रहिए। कल से इसके आगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद की चीजों को मैं ऐड करूंगा और आपको सारी बातें फिर से बताऊंगा। तो आज का लेक्चर एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और ये लेक्चर नोट में पीडीएफ लग जा रहा है। तो इतनी जानकारी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलती है। कल आपको अलंकार की संख्या तक हम पहुंच चुके हैं, तो आपको इतनी जानकारी मिल गई अलंकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि किस व्यक्ति ने अलंकार का क्या प्रयोग किया, वैज्ञानिक परिभाषा किसने दिया। ये छोटी छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको जानना अति आवश्यक था। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकना चाहते हैं। तो पहला काम ये करिए कि अलंकार की शुरुआत कैसे हुई है एक बार बताएंगे। क्या हर एक बात आपके दिमाग में प्रवेश किया है? अभी आप अलंकार के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इतनी जानकारी, इतने फैक्ट आपको जुटा पाए हैं, और ये सब आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक भी चीज़ छोड़िएगा मत, बार बार रीडिंग लगाना है। और वादा है कि अलंकार आप बहुत ही अच्छे से तैयार होगा, बहुत मजबूत वे में आपको अलंकार मैं प्रिपेयर कराऊंगा। तो आप केवल साथ में बने रहिए। आप सबसे मिलेंगे कल की क्लास में। साक्षी मिश्रा बच्ची ध्यान देंगी, अगर वो पूछता है कि अलंकार की संख्या कितनी है, तो ऐसा प्रश्न अगर वो बनाएगा तो विद्वान का नाम लेगा। तो अलग अलग विद्वानों ने कितनी कितनी संख्या बताई है, वो विद्वान को खुद ही नहीं पता होगा कि हमने बताया कितना था, लेकिन हमने उसको कैप्चर किया है। ठीक, एक एक बात को आरोही क्रम में लिखा है, 4, 20, 38, 39, 32 बीच में आ गया है, तो इसको आरोही क्रम में लाने के लिए पीछे ले आ दीजिएगा। कुंतक के बाद 52 लिख दीजिए, इसके बाद 41, 67, 100 और 105 और 61। तो ध्यान देंगे, ये आपको विद्वान का नाम लेकर के पूछेगा तभी ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। ठीक, बाकी आने वाला है तो अलंकार का प्रकार, और वो हम लोग जानेंगे कल। तो कल आपको मैं प्रवेश कराता हूँ अलंकार के प्रकार में और परिभाषा लिखाता हूँ। ठीक, आप सबसे मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को क्लास से